नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। और हमारे पास जो रिसर्च है वो खास तौर पर JIIB परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए बहुत काम की है। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हम इन स्रोतों को कह सकते हैं कि एक एक करके खोलेंगे। ये समझेंगे कि कौन से टॉपिक सबसे ज़रूरी हैं, कहाँ से MCQ बन सकते हैं और कौन सी लाइनें सीधे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वैश्वीकरण आखिर ये है क्या? इन नोट्स में इसकी एक बहुत सीधी सी परिभाषा दी गई है, राष्ट्रों के बीच आर्थिक एकीकरण में वृद्धि। हाँ, और ये परिभाषा सुनने में भले ही सरल लगे, पर यहीं से पहला सवाल बनता है। जो शब्द है आर्थिक एकीकरण, ये बहुत जरूरी है। अच्छा जी, क्योंकि परीक्षा में आपको विकल्प दिए जा सकते हैं, राजनीतिक एकीकरण या सांस्कृतिक एकीकरण, और कंफ्यूजन हो सकता है। पर वैश्वीकरण की जो बुनियाद है वो आर्थिक ही है। मतलब पैसा और व्यापार सबसे पहले अब चलन में आया। इसे 1980 के दशक में OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने दोबारा लोकप्रिय बनाया। तो ये टाइमलाइन भी याद रखने लायक है। अच्छा, और विश्व व्यापार संगठन WTO ने भी इसकी एक परिभाषा दी है ना? वो थोड़ी और विस्तृत लगती है। वस्तुओं और सेवाओं, पूंजी और श्रम बल का बिना किसी रोक टोक के सीमाओं के पार आना जाना। हाँ, और ये परिभाषा ज्यादा साफ तस्वीर देती है। ये वैश्वीकरण के 4 जरूरी हिस्से बता देती है: गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर। और भारत के लिहाज से सबसे बड़ी तारीख वो तो 1991-92 ही होगी। बिल्कुल, नई आर्थिक नीति। ये तारीख और इस नीति का नाम, ये दोनों ही परीक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये वो पल था जब भारत ने औपचारिक तौर पर अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। सही कहा। और ये सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं था, इसने हमारी पूरी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल दिया। तो ये तो हुई परिभाषा की बात, पर सवाल यह है कि इसकी वकालत क्यों की जा रही थी? इसके फायदे क्या गिनाए जा रहे थे? इसका मुख्य तर्क यही था कि जब देश आपस में जुड़ते हैं तो इसका सीधा फायदा आम नागरिक को मिलता है। जैसे नोट्स में साफ लिखा है, लोगों को बेहतर और सस्ती चीजें मिलती हैं, रोजगार के नए मौके बनते हैं और जीवन स्तर बेहतर होता है। हाँ, लेकिन ये सब मुमकिन कैसे होता है? इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए गए हैं। एक तो टेक्नोलॉजी का फैलाव, दूसरा मजबूत संस्थाएं, और तीसरा एक पढ़ी लिखी वर्कफोर्स। जिस देश के पास ये तीनों चीजें थीं, उसने वैश्वीकरण का भरपूर फायदा उठाया। ये तो हुए सैद्धांतिक लाभ, पर भारत जैसे देश में जमीन पर इसका असर कैसा रहा? ये बहुत अच्छा सवाल है, और परीक्षा के लिहाज से ये हिस्सा सबसे जरूरी है। यहाँ से सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। अच्छा, तो मुख्य प्रभाव क्या थे? सबसे पहला और सबसे बड़ा असर था प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी। 1991 के बाद हमारी औसत विकास दर तेजी से बढ़ी। दूसरा, सर्विस सेक्टर में, खासकर IT सेक्टर में रोजगार के बहुत मौके पैदा हुए। हाँ, ये तो मैंने खुद देखा है। मुझे याद है 90 के दशक में जब अचानक से विदेशी ब्रांड्स की बाढ़ आ गई थी। पहले हमारे पास कुछ गिने चुने विकल्प होते थे और फिर अचानक पूरी दुनिया का बाजार हमारे सामने था। बिल्कुल, और यही तो तीसरा बड़ा फायदा था, ग्राहकों के लिए विकल्पों का बढ़ना। ये क्रांति जैसा था। सही। और चौथा, एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर कम ध्यान जाता है, कृषि। वैश्वीकरण ने भारतीय कृषि उत्पादों के लिए निर्यात के नए बाजार खोले। अच्छा जी, इससे व्यावसायिक खेती कमर्शियल फार्मिंग और खेती में मशीनरी के इस्तेमाल को भी बढ़ावा मिला। तो ये चारों बिंदु, बढ़ती आय, नए रोजगार, ग्राहकों के लिए विकल्प और कृषि निर्यात, किसी भी वर्णनात्मक प्रश्न का जवाब लिखने के लिए बहुत ठोस पॉइंट्स हैं। ठीक है। अब इन नोट्स में एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट का जिक्र है, निष्पक्ष वैश्वीकरण, फेयर ग्लोबलाइजेशन। ये सिर्फ वैश्वीकरण नहीं, निष्पक्ष वैश्वीकरण है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या पहले वाला निष्पक्ष नहीं था? हाँ, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। निष्पक्ष वैश्वीकरण का विचार इसी आलोचना से पैदा हुआ कि वैश्वीकरण के फायदे सबको बराबर नहीं मिल रहे थे। कुछ देश और बड़ी कंपनियां तो बहुत अमीर हो रही थीं, लेकिन मजदूरों और छोटे देशों को उतना फायदा नहीं हो रहा था। तो ये एक तरह का करेक्शन था, कह सकते हैं। निष्पक्ष वैश्वीकरण का मतलब है ऐसी व्यवस्था बनाना जो सबके लिए अवसर पैदा करे और फायदों का बंटवारा भी समान रूप से हो। इसमें सिर्फ मुनाफे की बात नहीं है, बल्कि मजदूरों के अधिकार और पर्यावरण की सुरक्षा भी शामिल है। तो क्या इसके कोई तय पैमाने भी हैं? हाँ, और ये परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। निष्पक्ष वैश्वीकरण 3 स्तंभों पर खड़ा है। 3 स्तंभ? जी,
पहला आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट और तीसरा पर्यावरण संरक्षण यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण। हाँ, परीक्षा में सवाल अक्सर ऐसे बनता है कि इनमें से कौन सा निष्पक्ष वैश्वीकरण का स्तंभ नहीं है, इसलिए इन तीनों को याद रखना बहुत जरूरी है। समझ गया। इसके पीछे का विचार यही है कि विकास टिकाऊ होना चाहिए। एक मिनट, तो हम अभी तक वैश्वीकरण के फायदों और उसे बेहतर बनाने की बात कर रहे थे, और अब स्रोत कह रहा है कि दुनिया इससे पीछे हट रही है। ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है? यही तो आज के दौर का सबसे बड़ा आर्थिक सवाल है। ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी रिवर्स गियर में चल पड़ी है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए दो शब्द बहुत जरूरी है और दोनों की परिभाषाएं परीक्षा में आ सकती हैं। ओके। पहला शब्द है डीग्लोबलाइजेशन। डीग्लोबलाइजेशन, जिसका सीधा मतलब है दुनिया के देशों के बीच निर्भरता और एकीकरण को कम करने की प्रक्रिया, यानी वैश्वीकरण का ठीक उल्टा। और दूसरा शब्द है संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म, जिसके बारे में हम आजकल काफी सुन रहे हैं। सही। संरक्षणवाद वो नीतियां हैं जब कोई सरकार अपने देश के उद्योगों को विदेशी कंपटीशन से बचाने के लिए बाहर से आने वाले सामान पर रोक या टैक्स लगाती है। इसके भी कुछ तरीके होते होंगे। हाँ, इसके 3 मुख्य तरीके हैं और ये तीनों अक्सर पूछे जाते हैं। अच्छा, वो क्या है? इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। पहला है टैरिफ्स। टैरिफ मतलब टैक्स। बिल्कुल, विदेश से आने वाले सामान पर टैक्स लगा देना ताकि वो महंगा हो जाए और लोग अपने देश का बना सामान खरीदें। दूसरा है आयात कोटा। कोटा मतलब एक लिमिट तय कर देना? एकदम सही। ये तय कर देना कि किसी चीज की एक निश्चित मात्रा ही देश में आ सकती है, उससे ज्यादा नहीं। और तीसरा है गैर टैरिफ बाधाएं, नॉन टैरिफ बैरियर्स, जो बड़े दिलचस्प होते हैं। गैर टैरिफ बाधाएं, ये क्या होता है? ये थोड़ी छिपी हुई रुकावटें होती हैं। इसमें सीधे टैक्स नहीं लगता, बल्कि सरकारें क्वालिटी या सेफ्टी के इतने सख्त नियम बना देती हैं कि विदेशी कंपनियों के लिए उन्हें पूरा करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह से बिना टैक्स लगाए सामान को रोकने का तरीका है। बिल्कुल। समझ गया। तो अब सवाल ये है कि दुनिया अचानक संरक्षणवाद की तरफ क्यों मुड़ गई? ऐसी कौन सी बड़ी घटनाएं हुई? इन नोट्स में हाल की कुछ बड़ी घटनाओं की एक लिस्ट दी गई है जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, और ये लिस्ट एक संभावित MCQ का आधार हो सकती है। जैसे कि? इसमें शामिल है ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होना यानी ब्रेक्सिट। हाँ, वो तो बहुत बड़ी खबर थी। फिर अमेरिका का ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप TPP जैसे बड़े व्यापार समझौते से पीछे हटना, अमेरिका और चीन के बीच चला व्यापार युद्ध, और हाल के 2 सबसे बड़े झटके कोविड-19 महामारी और रूस यूक्रेन का संघर्ष। कोविड ने तो पूरी सप्लाई चेन ही हिला दी थी। बिल्कुल। इन सब घटनाओं में देशों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमें अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर इतना निर्भर रहना चाहिए। और इसके अलावा एक और गहरा कारण बताया गया है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का कमजोर पड़ना। वो कैसे? WTO का एक मुख्य काम देशों के बीच व्यापारिक विवादों को सुलझाना है। जब ये संस्थाएं ठीक से काम नहीं कर पाती तो देश अपने नियम खुद बनाने लगते हैं, जो अक्सर संरक्षणवादी होते हैं। सही। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो हमने वैश्वीकरण की परिभाषा से शुरू किया, जिसका मूल है आर्थिक एकीकरण। हाँ। फिर हमने देखा कि 1991 के बाद भारत में इसके क्या फायदे हुए, जैसे लोगों की आय बढ़ी, बाजार में विकल्प बढ़े। इसके बाद हमने निष्पक्ष वैश्वीकरण के जरूरी विचार और उसके 3 स्तंभों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को समझा। बिल्कुल। और आखिर में हमने इस कहानी के ताज़ा मोड़ यानी डीग्लोबलाइजेशन और संरक्षणवाद के उभार के पीछे की वजहों को जाना। अगर मैं JAIB परीक्षा के नजरिए से देखूं तो कुछ बातें हैं जो बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए। पहली, वैश्वीकरण की आर्थिक एकीकरण वाली परिभाषा। दूसरी, भारत पर हुए असर के वो 4 मुख्य बिंदु। ठीक है। तीसरा, निष्पक्ष वैश्वीकरण के वो 3 स्तंभ। और चौथी, संरक्षणवाद के 3 तरीके, टैरिफ, कोटा और गैर टैरिफ बाधाएं, और इसके पीछे की हालिया वजहें जैसे ब्रेक्जिट और कोविड। आपने एकदम सही सारांश दिया। और अंत में एक विचार छोड़कर जाती हूँ। इन नोट्स में माइकल ओसुलिवन की किताब द लेवलिंग व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन का जिक्र है। उसमें एक बड़ी चौंकाने वाली बात कही गई है, वैश्वीकरण पहले से ही हमारे पीछे है। क्या मतलब? कि वो खत्म हो चुका है? वैश्वीकरण का दौर वाकई खत्म हो रहा है
और हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां देश अपनी सीमाओं में सिमट रहे हैं, तो भारत जैसी एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था और यहाँ के बैंकिंग सेक्टर के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? हो सकता है कि आने वाली परीक्षाएं सिर्फ तथ्यों को न परखें, बल्कि इस नई वैश्विक व्यवस्था की आपकी समझ को भी परखें। इस पर सोचना शायद आज की बातचीत का सबसे बड़ा हासिल हो सकता है।